नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज से विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला जी से। सीपी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सीपी शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का हाल क्या है इस वक्त। जो कोरोना संक्रमण जो महामारी चल रही है उसमें जो लोग संक्रमित हो रहे हैं और उसके अलावा अन्य जो समस्याएं आर्थिक मोर्चे पर वो लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनी है, तो आपके क्षेत्र का हाल कैसा है? मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी संत मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके दूरदर्शिता पूर्ण निर्णयों ने आज पूरे देश को इस महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे जहां तक हमारी विधानसभा की बात है, हमारी विधानसभा कप्तानगंज है, बस्ती जनपद में पड़ती है कप्तानगंज। और बस्ती में शुरू में काफी दिन तक कोई हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव नहीं था। और इधर थोड़ा सा जो प्रवासी मजदूर का आगमन हुआ, उससे संख्या बढ़ गई। हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, प्रशासन ने भी बहुत मेहनत किया और हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में 20-20 घंटे काम करते हैं और किस प्रकार प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाया जाए, उसके लिए उनका जो प्रयास है वो बहुत ही साधुवाद वाला है। और हमारे प्रशासन के माध्यम से, जन सहयोग से इस पर पूरी तरीके से एक मैं कह सकता हूं कि बहुत नियंत्रण में है। और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा। आज 303 की संख्या है हमारे यहाँ बस्ती जनपद में। लेकिन लगातार एक्टिव बहुत कम है, लगातार स्वस्थ होते जा रहे हैं। रही बात ये, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि इस परिस्थिति में, कोरोना के समय में आर्थिक गतिविधियां क्या रही, कैसे जो है हम लोगों ने कोरोना लॉकडाउन पीरियड में क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में उन सरकार की कोशिश रही कि जो हमारे गरीब मजदूर किसान जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, ये भुखमरी के शिकार न होने पाए। जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, ये किसी भुखमरी के शिकार न होने पाए। शुरू के जो कोरोना के जो मतलब वो लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज था, तो फर्स्ट फेज तक तो ठीक था। सेकंड फेज में आप जान ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। सेकंड फेज में स्थिति ये हो गई कि दूसरे प्रदेशों में लोगों को खाने की असुविधा होने लगी। हमारी विधानसभा में बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि विधायक जी हम यहाँ पे हैं, कोई कह रहा था हम पुणे में हैं, कोई कह रहा था हम महाराष्ट्र मतलब बंबई में हैं, कोई कहता था हम दिल्ली में हैं, और हम लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोगों ने उनसे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से उनको यहाँ से पैसा भिजवा करके राशन दिलवाने का काम किया। मुझे इस बात को कहने में जरूर मुझे दुख है कि शायद महाराष्ट्र में और दिल्ली में वहां के जो हमारे मजदूर भाई वापस आज लौट के आ रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोगों को वहां पे राशन की व्यवस्था अगर होती, हमारे पास भोजन की व्यवस्था हुई होती, तो शायद वो लौट करके उत्तर प्रदेश में इतना जल्दी ना आते। हम लोगों ने वो भी किया। हमारी सरकार ने लगातार 3 महीने तक दो उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन बांटने का काम किया। जितने मनरेगा मजदूर थे उनको फ्री में राशन देने का काम किया, जितने दिहाड़ी मजदूर थे उनको फ्री में राशन देने का काम किया, श्रमिक जितने थे उनको फ्री में राशन देने का काम किया। हमारी माताओं बहनों को जो उज्ज्वला कनेक्शन जिनके पास था, उनको 3 महीने का लगातार सिलेंडर देने का काम किया। राशन उन तक पहुंचाया और जो आर्थिक मदद हो सकती थी जब उन्हें दूसरे राज्य से अपने राज्य में आने के लिए, वो सुविधा आपने दी। लेकिन सिर्फ राशन बांटने से नहीं चलेगा, क्योंकि रोजगार नहीं है, वो अपना रोजगार छोड़कर यहाँ आए हैं। तो रोजगार की दिक्कत ना हो उसके लिए क्या आप करेंगे, क्या कोशिश रहेगी आपकी और प्रदेश सरकार की तरफ से? जी, राशन के साथ साथ एक बात को मैं पूरी कर दूं कि राशन के साथ साथ ऐसे हमारे दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा वाले, जो सड़क के किनारे मोची का काम करते हैं, पल्लेदार के काम करते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ने उनको भी भरण पोषण भत्ता के नाम पर 1-1 हजार रुपया देने का काम किया।
सारे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कि चूंकि उनके पास हो सकता है राशन कार्ड न रहा हो सकता है उनको राशन न मिला हो। समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गरीब भी है, लेकिन वो फ्री के राशन से उसमें नहीं है, तो उनको भी 1-1 हजार रुपए भरण पोषण भत्ता देने का काम किया, जो लगातार अभी भी लगातार चल रहा है। अब आपने कहा कि जो लोग आए हैं उनके रोजगार के लिए, मैं एक बार पुनः अपने पूज्य महाराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने जो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश में आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। सारे प्रवासी मजदूर की स्किल मैपिंग कराना कि हमारे यहाँ आए हैं तो कौन प्लम्बर है, कौन बिजली का मिस्त्री है, कौन टाइल्स का मिस्त्री है, कौन राजगीर है, कौन मशीन पर ऑपरेटर था, कौन किस प्रकार का काम, स्किल लेवल क्या है, इस तरीके से स्किल मैपिंग की जा रही है हमारे हमारे प्रदेश में। और स्किल मैपिंग को देखते हुए उनको उसी के अनुरूप रोजगार मुहैया कराने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए भी आपको जानकारी होगी कि हमारे महाराज जी ने आयोग का भी गठन कर दिया है। ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए अलग से आयोग बना दिया कि वो उसका काम देखेंगे। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से जो हमारे मजदूर भाई आए हैं वो खाली ना बैठे, वो यहाँ पे आकर के कम से कम जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मनरेगा के माध्यम से जोड़ करके उनको एक तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मनरेगा के मामले में हमारा जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर है। सबसे ज्यादा मनरेगा का कार्य हमारे जनपद बस्ती में किया गया है। इस प्रकार लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन जैसा आप जानती हैं, अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। अभी चीजें बहुत सामान्य नहीं हुई हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित हैं कि वो और बहुत ही संवेदनशील हैं कि किस प्रकार जो लोग बाहर से आए हैं उनको पुनः वहां ना जाना पड़े, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी जी, जरा मैं आपके क्षेत्र के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, और इसकी जानकारी आपसे बेहतर कोई नहीं देख पाएगा कि आखिर कितने प्रतिशत प्रवासी हैं जो आपके क्षेत्र में आए हैं, और अभी किस तरह से उनके और बाकी इंतजामों का भी ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने क्वारंटीन पीरियड अपना पूरा कर लिया होगा, उसके बाद उनके घर में रहने और रोजगार के लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें मनरेगा में दिया जा रहा है पूरा रोजगार का कार्यक्रम, लेकिन आगे कब तक उन्हें रोजगार मिल पाएंगे, और ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग वापस अपने क्षेत्र में ना जाए? क्योंकि अगर आप यहाँ स्टैब्लिश करेंगे तो फिर वापस उन्हें नहीं जाना होगा, इसी क्षेत्र में काम मिल जाएगा। तो अपने क्षेत्र की जो समस्या या मांग है उसे देखते हुए आपने कोई अपील या फिर कोई मांग रखी है प्रदेश सरकार से? हमारे यहाँ बस्ती में लगभग 1.25 लाख प्रवासी मजदूर आए हुए हैं। तो 5 विधानसभा है, तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटा 25-30 हजार प्रत्येक विधानसभा के प्रवासी मजदूर होने चाहिए ऑन एन एवरेज, क्योंकि विधानसभा वाइज कोई उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन पूरे जिले का डाटा जो है वो लगभग 1.25 लाख लोगों का है। अब जो 1.25 लाख लोगों, हमारे विधानसभा में 25,000 30,000 जो भी इस समय है, जो बात हमने आपसे करी, पहली बात तो यह है कि जो क्वारंटीन पीरियड से जो लोग निकले, 14 दिन क्वारंटीन में रहे, क्वारंटीन पीरियड से निकले, उनको निकलते समय ही उनको पहले बात राशन की किट दी गई, कम से कम उनको तुरंत राशन मिल जाए। दूसरा जो मैंने आपसे बताया कि भरण पोषण भत्ता भी उनको 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। 2 चीजें तो उनको तुरंत कर दी गई। और मैंने जो आपको बताया कि ये अभी अनलॉक पीरियड का शुरुआती दौर है। हमारे यहाँ प्रशासनिक लेवल पर सबकी स्किल मैपिंग की जा रही है, और स्किल मैपिंग करके इनको यहीं पर, वो चाहे जो भी रोजगार हो, वो जो जिस प्रकार के जो है वो स्किल है उनका, उसी तरीके से उनको रोजगार देने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप भी समझ सकती हैं कि अभी बड़ी विषम परिस्थिति से हम सब लोग निकल करके बाहर आए हैं, और धीरे धीरे करके आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जो है कार्य कर रहे हैं, और जैसा उनका निर्देश हो रहा है, शासन प्रशासन को जैसा निर्देश दिया जा रहा है, हम लोग धीरे धीरे करके, मैं अपनी विधानसभा में, जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 930 करोड़ रुपए से विद्युत का लगा, वो थोड़े दिन में शुरू हो, बहुत सारे लोगों को वहां भी रोजगार मिल सकता है। इधर सड़कों का काम शुरू हो गया है, दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे और विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। कहीं न कहीं जब उसमें सहभागिता लोगों की निश्चित रूप से होगी,
हमारे विधानसभा में 10 पानी की टंकी बन रही है, तो आखिर 10 पानी की टंकी अगर बनेगी तो उसमें जो लोग प्लम्बर का काम करेंगे, सिविल वर्क काम करेंगे, बहुत सारा जो काम है उसमें रोज के कार्य लगातार हो रहे हैं। उसमें अब हमारे यहाँ नया पुल बन रहा है, तो नया पुल बनेगा तो उसमें भी कुछ मजदूर काम करेंगे, हर तरीके से काम। और इसके अलावा भी छोटे और उद्योग स्थापित करने की भी बात जो है हमारे शासन प्रशासन में है कि किस प्रकार मध्यम लघु उद्योग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए। जो लोग स्किल मैन पावर, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उनको भविष्य में कोई छोटा अपना कोई व्यवसाय करना हो, तो उनको भी आपने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें मध्यम और लघु उद्योग को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे ऐसे लोग जो स्किल्ड मैन पावर के हैं, उनको बैंकों से जो है उस पर क्या कहते हैं, लोन उनको दिया जाए, वो भी बिना किसी जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना गवर्नमेंट की गारंटी पे उनको लोन दिया जाए। तो उनको लोन दे करके उनको पैसा कम ब्याज पर, सब्सिडाइज इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जाए। तो जब ये चीजें एक बार चल जाएंगी, एक बार प्रोसेस में हो जाएंगी, एक बार धरातल पर उतर जाएगी, खाका तैयार हो गया है, लेकिन अब धरातल पे धीरे धीरे उतरेगा। लोग जो आ गए हैं, वो अगर कोई व्यवसाय, कोई मान लीजिए नमकीन का कोई कारखाना छोटा सा लगाना चाहें, तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। शासन प्रशासन के माध्यम से अगर वो स्किल्ड मैन पावर उनके पास है या उसके लिए वो कैपेबल हैं, तो एक छोटी सी यूनिट लगा लेंगे तो उनको जो लोन की सुविधा होगी उनको दे दिया जाएगा मुद्रा लोन के माध्यम से। इसी प्रकार किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। किसानों को किस प्रकार उनका उत्पाद, अब तो सीधे किसान जो है ई नाम के माध्यम से वो तो अपना उत्पाद वो विदेश में भी भेज सकता है, वो उसको भी समृद्ध करने का काम किया जा रहा है। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में भी गेहूं क्रय केंद्र ज्यादा से ज्यादा खोले गए। तैयारियां कर ली हैं और अब धरातल पर उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। चलिए, आपने सरकार की तैयारियां और उनका काम बताया है, आप किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं? आपकी तरफ से एक पारिवारिक संपर्क योजना भी चलाई गई जिसमें आप एक पूरी किट लोगों को बांट रहे थे, मास्क से लेकर, और उसमें और भी कई चीजें शामिल थी। तो इस योजना के बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए, हमारे सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र भी दिया था, और पारिवारिक संपर्क अभियान के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए अभी हम लोग लगातार 11 तारीख से और 16 तारीख तक उस अभियान में हम लोग लगे रहे। मैं अपने क्षेत्र में, मैं ज्यादातर अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ, और क्षेत्र में जा करके घर घर हम लोगों ने संपर्क किया, लोगों को जागरूक भी किया कि किस प्रकार कोरोना से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप जानती हैं, इसको बताना बहुत जरूरी है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, और ये बचाव ही सुरक्षा है, बचाव ही इसकी दवा है। तो लोगों को जागरूक करके कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से दूर रहने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत मास्क बांटा है, और सैनिटाइजर भी बहुत बड़ी संख्या में दिया है। हमने अपने पार्टी कार्यालय को भी लगभग 12,000 मास्क उपलब्ध कराया, जिससे उसको और पूरे जिले में भी वितरित किया जा सके। इसके अलावा जन सहयोग से भी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो इस विषम परिस्थिति में हमारे साथ रहे। उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का मेरे साथ वितरण किया। इसके अलावा मैंने एक काम और किया, आपने देखा होगा जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे, कोई पैदल आ रहा था, कोई बस से आ रहा था, कोई ट्रक से आ रहा था, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा था, उस विषम परिस्थिति में स्थिति हो गई थी कि जिस नल पर लोग पानी पीने जाते थे, तो बहुत सारे जो संवेदनहीन लोग थे वो मना कर देते थे कि नल पे पानी ना पिए। ऐसे समय में हमारी विधानसभा चूंकि नेशनल हाईवे पर ही है, कप्तानगंज, तो मैंने नेशनल हाईवे पर मोदी योगी किचन के नाम से हम लगातार वहां पे सबको भोजन देने का काम किए। वो काउंटर मेरा लगातार चलता रहा, और वो एक मानवता के आधार का, चूंकि कोई वोट के लिए तो था नहीं, कोई वेस्ट बंगाल जा रहा था, कोई बिहार जा रहा था, लेकिन हजारों हजार लोगों को प्रतिदिन वहां भोजन कराने की व्यवस्था की गई। वहां पर हमने भोजन की व्यवस्था करी, वहां पे हमने फल की व्यवस्था की, वहां पे बिस्किट और दवा की व्यवस्था, और ऐसे बहुत सारे मजदूर भाई आ रहे थे जिनके जिनके पैर में चप्पल तक नहीं था, तो वो भी संगठन के माध्यम वहां चप्पल की भी व्यवस्था की, जिसको जो नंबर। तो ये सब प्रयास मेरे द्वारा किया गया,
और लगातार जैसा मैंने शुरू में बताया कि केवल अपने विधानसभा में ही नहीं, जो हमारे विधानसभा के लोग दूसरे जगहों में फंस गए हैं, उनको लगातार अपने तरफ से गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से उनको पैसा भेज करके उनको राशन उपलब्ध कराया गया। मुझे इस बात का तकलीफ है कि शायद महाराष्ट्र की सरकार ने अगर संवेदनशीलता दिखाई होती और दिल्ली की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई होती, तो ये सारे हमारे मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश न आना पड़ता। मैं बताऊं, एक घटना बताऊं, 42 लोग जो है पुणे में फंसे हुए थे और लगातार मुझको फोन कर रहे थे। मैंने वहां पुणे के डीएम से बात किया कि भाई इन लोगों को राशन, ये 3 दिन से भूखे, इनके पास भोजन नहीं है, थोड़ा राशन व्यवस्था करा दीजिए। मैंने डीएम से बात किया, डीएम ने तहसीलदार का नंबर दिया, मैंने तहसीलदार से बात किया, तहसीलदार ने कहा हाँ कर दे। 2 दिन टरकाते रहे। आप समझ लीजिए इतना प्रयास करने के बावजूद वो 46 लोगों को एक दाना राशन तक प्रोवाइड नहीं किया गया। मैं लगातार यहाँ से पैसा भेजता रहा, उसी पैसे से मैं दुकानदार को पेटीएम के माध्यम से पैसा भेजता था, वो दुकानदार उनको राशन देता था। ये ऐसे ही बॉम्बे में भी हुआ। बहुत सारे लोगों को हम लोग ऐसे, दिल्ली में लगातार ये होता रहा। कहीं न कहीं जो ये सरकारें हैं, इनको जो इनका राजधर्म को जो पालन करना था, इन्होंने अपना पालन किया होता तो शायद इतने प्रवासी मजदूर हमारे इनको वापस ना आना पड़ता। तो इस प्रकार का हम लोगों ने किया है। जी चंद्र प्रकाश जी, और आखिर में हम ये जरूर जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं कि आखिर अपने क्षेत्र की जनता के लिए वे क्या संदेश और क्या अपील उनसे करना चाहते हैं, तो कप्तानगंज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ी विषम परिस्थिति है। 2020 ये जिंदगी बचाने का वर्ष है और सब लोग इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हमेशा हाथ धोएं और अपने को बचा के रखें। जो इस महामारी का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का प्रोटोकॉल है, इसका पूरा पालन करें। धीरे धीरे करके चीजें सामान्य होगी। एक बार जीवन फिर कप्तानगंज की जनता फिर जैसे पहले जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, सुखी संपन्न सब हैं, ऐसे ही आगे भी रहेंगे। मैं अपनी जनता से ही अपील करना चाहूंगा कि वो धैर्य रखें। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे उनके साथ हैं, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए चिंतित हैं। और मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ और जबकि आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र में रहने में और कितना जो है इस कोरोना वायरस के समय में कितना चैलेंज है। हमको भी अपने आप को बचा के रखना है और हम लोग जानते हैं जब हम लोग जाएंगे तो जरूर हमारे शुभचिंतक, हमारे फॉलोअर्स प्रेम बस, जोश बस वो आ ही जाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके बावजूद में लगातार क्षेत्र में रह करके लोगों को अपने लोगों को जागरूक करना और उनकी समस्याएं मेरा फोन लगातार 24 घंटा ओपन रहता है। कभी कोई बात होती है, हमारे प्रतिनिधि लोग भी हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में संपर्क में रहते हैं। कभी कोई बात होती है तो हम लोग हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। मैं यही अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस कोरोना के समय में, संकट काल में, सबसे पहले हमको अब इससे बचने का उपाय करना है। तो जान है जहान है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जान है जहान है। जिंदगी बची रहेगी तो आगे बहुत कुछ हम लोग करेंगे। तो यही मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी शुक्ला जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे यूपी कप्तानगंज से विधायक सीपी शुक्ला जी। और इसी तरह की और भी बातचीत, और भी जनप्रतिनिधियों की बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।